हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, वी आर इनटू द टॉपिक ऑफ गुप्ता पीरियड एंड वी हैव कम हियर इन द एडमिन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। आज के वीडियो में हम एडमिन की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। एडमिन एंड ट्रेड एंड इकोनॉमी, इन दो पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। टोटल पॉइंट्स हमें ये देखना था, लोकेशन, ओरिजिन और रूलर्स। एडमिन, हाँ, लोकेशन मतलब प्रारंभिक, इसमें हमें देखना था प्रारंभिक इसका लोकेशन क्या था। ओरिजिन मतलब कास्ट के बारे में, जाति के बारे में ये हमने देखा था पहले, और रूलर्स, शासकों को देखना था, ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे एडमिन यानी प्रशासन, ट्रेड एंड इकोनॉमी आज के वीडियो में। और उसके बाद जो पॉइंट्स है, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजन। सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी से रिलेटेड होगा। रिलीजन, धर्म, आर्ट, कला, साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक, और डाउनफॉल यानी पतन। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा जो है गुप्ता पीरियड जो है वो खत्म हो जाने वाला है। लेकिन इसके पहले जरा हम एक सीक्वेंस जरूर बना ले। हमने सबसे पहले स्टोन एज, पाषाण काल को देखा था, स्टोन एज यानी पाषाण काल। उसके बाद हम फर्स्ट अर्बेनाइजेशन फेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आ गए थे। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई थी। ये प्रथम अर्बेनाइजेशन फेज था, प्रथम नगरीकरण फेज था। एग्जाम में आ जाए किस नदी के सहारे प्रथम नगरीकरण, तो सिंधु नदी के सहारे या इंडस नदी के सहारे। उसके बाद वैदिक पीरियड, इसका पीरियड है 1500 से 600 बीसी। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हमने देखा था। हमने देखा था अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम जो है 1500 टू 1000 बीसी, और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड का समय हमने देखा। लेटर वैदिक पीरियड में हमने कर्मकांड देखे, सैक्रिफाइसेस देखा यानी बलि देखा, डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स देखा, ब्राह्मणों का वर्चस्व देखा, रिचुअल्स, कर्मकांड, सुपरस्टिशन, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम 6th सेंचुरी बीसी में है, और यहीं पे 6th सेंचुरी बीसी में आप, जिसे महान परिवर्तनों का काल यानी कि पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस कहा गया है, यहाँ पे आप 16 महाजनपदों को देखेंगे। 16 महाजनपद में से मगध एक सबसे बड़े और ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आएगा, कई महाजनपदों को अपने में समेटेगा। ठीक है, यहीं पे आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा, जो वैदिक रिचुअल्स यानी कर्मकांड, सैक्रिफाइसेस, इन सब के खिलाफ ये मुखर होकर आगे आते हैं और खिलाफत करते हैं। यहीं पे आपने सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज, द्वितीय नगरीकरण फेज आपने देखा, गंगा नदी के सहारे। प्रथम नगरीकरण सिंधु नदी के किनारे, द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी के किनारे, बीच में वैदिक पीरियड। ये शहरी सभ्यता, ये शहरी सभ्यता। यहाँ पर आपको प्रथम अर्बेनाइजेशन फेज, आपका सेकंड अर्बेनाइजेशन फेज यानी द्वितीय नगरीकरण का समय शुरू हो जाएगा, और बीच में ये देहाती सभ्यता थी। उसके बाद हमने फॉरेन इन्वेजन देखा था, दो फॉरेन इन्वेजन। 516 बीसी में ईरान से देखा था, ईरानी आक्रमण था, डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम का। उसके बाद 326 बीसी में ग्रीस से एक आक्रमण होता है, यूनान से, सिकंदर का। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, ये सेकंड फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया। लेकिन ये फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन है, ये सेकंड फॉरेन इन्वेजन है, लेकिन ये फर्स्ट यूरोपियन इन्वेजन है, क्योंकि सिकंदर जो है वो यूनान से आता है। उसके बाद हम देखेंगे 326 बीसी में सिकंदर आता है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। इस समय घनानंद शासक है। जब मैं यहाँ पे बता रहा था 6th सेंचुरी बीसी में, यहीं पे मैंने बताया कि 16 महाजनपदों में से मगध एक सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। यहाँ कई डायनेस्टी आएंगी, हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक ही जो घनानंद है, वही उस समय शासक है जब सिकंदर का आक्रमण होता है। ठीक है, सिकंदर को व्यास नदी से वापस लौटना पड़ता है। उसी घनानंद या धनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करता है चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी के अराउंड। ठीक है, 322 बीसी के अराउंड। और फिर अराउंड 185 बीसी मौर्यन डायनेस्टी का डाउनफॉल होता है, पतन होता है। अंतिम मौर्यन
रूलर बृहद्रथ की हत्या करता है, उसी का कमांडर इन चीफ, उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण है, और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। ठीक है, शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत आप देखते हैं। जब पोस्ट मौर्यन पीरियड में आते हैं तो मौर्य साम्राज्य का जब अंत जो आपने देखा, तो ये सिर्फ इनके सक्सेसर के रूप में सिर्फ भारतीय ताकत ही उभर के नहीं आते। देखिए यहाँ पे शुंग आएंगे, फिर यहीं पे कन्वा आ जाएंगे। मैंने बताया था इनको, शुंगों को हराकर कन्वा आ जाएंगे, और साउथ इंडिया में फिर जब कन्वों को हराएंगे और साउथ इंडिया में आ जाएंगे कौन, सातवाहन। देखिए बेसिकली हराएंगे या कानवों को, सातवाहन, लेकिन इनका डोमिनेंस जो होगा ये साउथ इंडिया में होगा, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य साम्राज्य का जब डाउनफॉल होता है, तो एक तो ये देसी ताकतें उभर कर आई, नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस, यानी कि मौर्यों के देशी उत्तराधिकारी। सबसे पहले यहां पर शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग स्टैब्लिश करता है, फिर उसके बाद यहीं पे कन्वा आ जाएंगे, फिर कन्वों को हराकर सातवाहन आएंगे। कन्व यहाँ पे छोटे हो जाते हैं, इनका जो टेरिटरी है छोटा हो जाएगा, लेकिन इनको हराते तो हैं और सत्ता भी स्थापित करते हैं, लेकिन सातवाहनों का डोमिनेंस जो है ये यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से ये देसी ताकतें उभर कर आई मौर्यों के बाद, और कुछ आपको विदेशी ताकतें भी उभर कर आएंगी। फॉरेन इन्वेजन होंगे नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से, और मध्य एशिया से। अफगानिस्तान के ऊपर पूरा मध्य एशिया है, हाँ, कई फॉरेनर्स आएंगे और इन्वाइट करेंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक ऑफ बैक्टीरिया का क्षेत्र ये है, ठीक है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट लेते हुए। तो इंडो ग्रीक ऑफ बैक्टीरिया, हिंदी में कहते हैं बैक्टीरिया के हिंद एवं, सबसे पहले आएंगे। उसके बाद शक भी इधर से ही आएंगे, उत्तर पश्चिमी से, सभी मध्य एशिया से आएंगे। उसके बाद पर्थियंस आएंगे। पर्थियंस कौन कहे जाते थे, देखिए ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से ईरान लगता है, तो ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां के लोगों को पर्थियंस कहते हैं। तो उसके बाद पर्थियंस आएंगे और सबसे लास्ट में कुषाण आएंगे। तो इस तरह से मौर्यों के डाउनफॉल के बाद दो सक्सेसर उभर के आते हैं मौर्यंस के। हाँ, देसी सक्सेसर, दो तरह के सक्सेसर। देसी सक्सेसर सबसे पहले शुंग, उसके बाद कान, और तब यहां पर नॉर्थ इंडिया में शुंग, फिर यहीं पे कान, और फिर कानों को हराकर साउथ इंडिया में सातवाहन। जहां तक विदेशी ताकतों की बात है, सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पर्थियंस, और फिर कुषाण आते हैं भारत में। तो दो आपको ताकतें देखने को मिलती है, देशी ताकतें और विदेशी ताकतें। तो अब हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में कुषाण आते हैं। तो जब कुषाण नॉर्थ इंडिया में, देखिए कुषाण सबसे लास्ट में आएंगे, तो कुषाण नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे हैं, ठीक है। कुषाण जो है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे हैं। कुषाण नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे हैं, और उसी समय सातवाहन जो है साउथ इंडिया में शासन कर रहे हैं। दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। कुषाणों का अंत होता है, कुषाणों का जब अंत होगा, ये कुषाणों का जब अंत होगा, तो यही आपको समझ लीजिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में उद्भव होगा किसका, गुप्तों का, ठीक है। यही जो है ये इसी प्रारंभिक लोकेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो लोकेशन है यही प्रारंभिक लोकेशन है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले एरिया में इनकी शुरुआत हो जाएगी। प्रारंभिक जो लोकेशन है वो गुप्तों का यहीं से होगा। इधर आ जाएंगे नॉर्थ इंडिया में ही पश्चिम की तरफ नागवंश, हाँ, इधर आपको गुजरात की तरफ रहेगा कौन, मैत्रक रहेंगे, और यहां पर जो सातवाहन है इनके साथ अब चले आएंगे पैरेलल वकाटक आ जाएंगे। तो हमें फिलहाल यहां से मतलब था कि यही इसी लोकेशन से मतलब था कि बिहार और ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में इनका प्रारंभिक लोकेशन शुरू होता है। तो ये हमने देख लिया था। ओरिजिन की बात भी हमने कर ली थी। ओरिजिन में मैंने बताया था कि इनके कास्ट के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। किसी ने ब्राह्मण, किसी ने क्षत्रिय, किसी ने निम्न जाति का, तो किसी ने वैश्य बताया है। जहां तक आर एस शर्मा की बात है, एनसीईआरटी, उसमें वैश्य बताया गया है। रोमिला थापर भी वैश्य कहती है, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन का विषय है वैसे, ठीक है। तो जात के बारे में, जाति के बारे में कोई खास मतलब निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता। रूलर्स को हमने देख लिया था। यहाँ पर रूलर्स के बारे में हमने बताया था कि मेन गुप्ताज हैं और
लेटर गुप्ताज, उत्तर गुप्तों को भी देखा था। सबसे पहले हमने मेन गुप्ताज को देखा था, फिर उत्तर गुप्ताज को देखा था। मेन गुप्ताज में हमने सबसे पहले कहा था कि श्रीगुप्त थे, वो फाउंडर थे। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। उसके बाद जिक्र आता है कांच का, हाँ, तो उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। फिर हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा था, सबसे बड़े शासक, एक तरह से दोनों बड़े शासक थे, समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कांच के बाद हमने देखा था समुद्रगुप्त को, कांच का कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलता। समुद्रगुप्त के बाद चर्चा आती है थोड़ी सी रामगुप्त की, हाँ, उस पे हमने वीडियो के समय ही थोड़ा सा बता दिया था, उस पे हमने पढ़ा नहीं था, डिटेल पढ़ना भी नहीं था। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड को भी हमने डिटेल में पढ़ा था इस पार्ट में। और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद हमने थोड़ी सी जानकारी कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त, और उसके बाद सबसे अंत में मेन गुप्ताज में हमने स्कंदगुप्त के बारे में जाना था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंदगुप्त के समय ही बनते हैं। उसके बाद जो लेटर गुप्ताज हैं उसमें पुरुगुप्त से शुरुआत हुई थी, हाँ, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त ऐसे करके हमने देखा था। और अंतिम शासक वहां पे मिलेंगे आपको विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त आप कह सकते हैं गुप्तों के अंतिम शासक, या उत्तर गुप्तों के भी अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो वो हमने पूरा मेन गुप्त और विष्णुगुप्त खत्म कर लिया था। अब हमारा जो आगे का वीडियो हो रहा है वो इस वाले पोर्शन पे, ये सारा हम खत्म कर चुके हैं। इस वाले पोर्शन पे एडमिन, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजन, आर्ट यानी कला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और तकनीक, और डाउनफॉल यानी कि पतन। तो आज हम इनको डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा खत्म कर लेंगे और उसके बाद हमारा गुप्ता पीरियड खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एडमिन वाला पार्ट देखते हैं, यानी कि प्रशासन वाले पार्ट को देखते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, और यू में से गुप्तों का जो प्रशासन था उसको हम देखने वाले हैं। अलग अलग पॉइंट हमने बनाए हुए हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुप्तों के एडमिन के बारे में अगर हम जाने हैं तो उसके पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, हाँ, मौर्यों से तुलना करें तो मैंने लिख दिया है अनलाइक मौर्यंस। मौर्यंस का सेंट्रलाइज्ड था, एक तो उनका टेरिटरी भी बहुत बड़ा था, उतना बड़ा साम्राज्य तो किसी का हुआ भी नहीं, ठीक है। तो मौर्यों का जो था ना, सम्राट के हाथों में, एम्पेरर के हाथों में सब कुछ केंद्रित था। लेकिन गुप्तों के समय ऐसा नहीं था, सत्ता का विकेंद्रीकरण मिलेगा, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। एम्पेरर जो थे वहां पर, देखिए ये भी जान जाइए, एम्पेरर यानी जो शासक हैं वो बड़ी बड़ी उपाधियां उनकी होती थी, उपाधियां वो धारण करते थे, लेते थे, एडॉप्ट करते थे या दिया जाता था, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, या उनके नजदीक जो भी पोएट हैं या और भी लोग हैं, ठीक है, स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा ये दिया जाता था, तुलना की जाती थी। जैसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत, ठीक है। तो देखिए इसको समझने की जरूरत है। परम भागवत भी तो विष्णु से रिलेटेड है, परमेश्वर का मतलब तो गॉड ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम तुलना करें मौर्यों से, तो मौर्यों से अगर देखें तो मौर्यों ने के समय अशोक ने अपने आप को देवनापिया कहा। समझिएगा इस चीज को, देवनापिया कहा। हम प्रशासन समझ रहे हैं लेकिन इन सब चीजों को समझते चलेंगे ताकि आप अंतर भी कर ले, और जब कहीं लिखने की भी बात आई, यहां ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए तो अशोक ने अपने आप को डियर टू गॉड कहा, देवताओं का प्रिय कहा, देवनापिय कहा, ठीक है, ये मौर्य शासक था अशोक। लेकिन जब आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आएंगे तो वहां जो शक शासक हैं वहां अपने आप को कहते हैं किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, यानी इट मींस दे हैड स्मॉल रूलर्स अंडर देम, यानी कि उनकी सुपरमेसी थी, कुछ जो छोटे छोटे शासक होंगे, हाँ,
उनके ऊपर सुपरमेसी थे तो उन्होंने कहा किंग ऑफ किंग्स। वैसे ही अगर आप कुषाणों के समय आते हैं तो देवपुत्र कहा करते थे, जैसे कि कनिष्क ने अपने आप को देवपुत्र कहा, सन ऑफ गॉड। कुषाणों के समय आप पोस्ट मौर्यन पीरियड में देखते हैं। जब आप गुप्ता पीरियड में आते हैं तो देखिए महाराजा धीराज और परम भट्टारक तो कहते हैं, महाराजा धीराज का मतलब भी क्या होता है कि उनके नीचे बहुत सारे छोटे शासक हैं, ठीक है, तभी ये महाराजा धीराज है, कई शासकों का शासक है, कई राजाओं का धीराज है। एक तो ये हो गया। परमेश्वर सीधा, हम परमेश्वर किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं, परम भागवत विष्णु को कहते हैं। तो ये सब जो टाइटल इनका दिखाई दे रहा है, तो ये सुपरमैसी भी साबित कर रहा है छोटे शासकों के ऊपर। दूसरा, ये अपनी तुलना कर रहे हैं, समान रख रहे हैं अपने आप को, सदृश्य मान रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं, इक्वल टू गॉड। अशोक ने इक्वल नहीं कहा, वो कहा कि मैं देवताओं का प्यारा हूं, आई एम डियर टू गॉड, आई एम देवनापिया। कनिष्क ने कहा देवताओं का पुत्र हूं, मतलब देवपुत्र हूं, सन ऑफ गॉड हूं। लेकिन इन्होंने कहा देवताओं के समान हूं, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपको ध्यान देना था। यहां पर डिसेंट्रलाइज पे ध्यान रखिएगा, मौर्यों का सेंट्रलाइज था। कैसे था अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि यहां आपको देखिए, अब इससे आप समझेंगे, यहां सामंती व्यवस्था आपको नजर आएगी, फ्यूडल सिस्टम। सामंती व्यवस्था का मतलब फ्यूडल सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए सामंती व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी। उस समय शुरुआत हो गई सामंती व्यवस्था की कब? गुप्तों के समय काफी विकास देखने को मिलेगा। फ्यूडल सिस्टम बहुत जड़ जमा चुका है गुप्ता पीरियड में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये था क्या, फ्यूडल सिस्टम था क्या। कई बार ऐसा होता था कि सैलरी कैश की बजाय दे दिया गया लैंड के रूप में, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। ब्राह्मणों को जमीन दान दे दिया गया, ठीक है, ये होता था, जमीन दान दे दिया गया। अब ब्राह्मणों को क्या हुआ, या जिनको जमीन मिल रहा है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया उस दान को, जिनके पास जमीन आ गया, तो वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मिल जाएगा, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाएगा। सैलरी के बदले अगर लैंड दिया गया, उसका मतलब क्या है, वहां से जो भी इनकम होगा वो आपका होगा, थोड़ा बहुत आप राजा को दे देंगे, ठीक है ना। तो वो होता था। तो अब क्या हुआ कि उनको रेवेन्यू का राइट मिल गया, रेवेन्यू कलेक्शन का, यानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया, राजस्व का अधिकार मिल गया, वहीं पे उनको प्रशासन का भी अधिकार मिल गया। धीरे धीरे उन जगहों पे न्याय व्यवस्था की भी जिम्मेदारी उनके पास आ गई। तो ये इनको कहा गया सामंत, क्योंकि अब इनके पास पूरा अधिकार हो गया। राजा ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, राजा उन जगहों पे नहीं जाता है, राजा उन चीजों पे नियंत्रण नहीं रखता है। कहता है कि आप देखो, वहां से ही अपनी सैलरी निकाल लो, वेतन निकाल लो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत टैक्स हमें दे दो, बाकी अपना समझो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, कैसे वहां कोई डिस्प्यूट होता है उसको संभालोगे, कैसे जस्टिस दोगे, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, कैसे प्रशासन उस क्षेत्र का संभालोगे। तो ये कहते हैं कि सामंती व्यवस्था ने जन्म लिया। इसके अलावा समुद्रगुप्त की भी कुछ नीतियां थी, तो उससे भी आपको रिफ्लेक्ट होगा सामंती व्यवस्था। क्यों? क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त जो है, देखिए अभी हम सारा चर्चा करेंगे, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमने कहा कि उसकी युद्ध नीति कैसी थी। भाई समुद्रगुप्त की अगर हम युद्ध नीति देखें, यहां मैं बना रहा हूं, ठीक है, अगर देखें तो यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये जो है समझिएगा इसको। समुद्रगुप्त की युद्ध नीति क्या है? पहले उसने क्या किया समुद्रगुप्त ने कि भाई उसने 5 फेज में अपनी लड़ाइयां लड़ी। पहले उसने आर्यावर्त के कुछ राज्यों को जीता, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में 9 स्टेट और 3 स्टेट, पहली बार में 9 स्टेट, फिर पहली बार में 3 स्टेट, फिर 9 स्टेट, इस तरह से था। तो यहां पे तो उसने कंप्लीट मिला लिया, यहां की नीति अलग थी, कंप्लीट मिला लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ पड़ोसी राज्य थे, जिसमें पड़ोसी में आपको पंजाब हो जाएगा, नेपाल हो गया, ईस्टर्न पार्ट ज्यादा थे, एक पंजाब था, ठीक है, कृत्यपुर कहते थे, मैंने बताया भी था, पंजाब है, कामरूप यानी कि आसाम हो गया, बंगाल हो गया, इन सब क्षेत्रों में ये जो इनको पड़ोसी राज्य कहते थे। तो यहां पर
उसने क्या किया, पड़ोसी राज्यों के लिए उसने एक नीति अपनाई, उसको कहा गया क्या, सर्व कर दान, हाँ, आज्ञानुकरण, प्रणामागमन, यानी कि कर दे दो, टैक्स दे दो उस क्षेत्र से, और जरूरत पड़ने पर मेरे यहां आकर अपनी जताते रहो कि हम आपके अधीन हैं। तो ये सब उसकी नीतियां थी। ठीक ठीक है, सर्व कर दान, टैक्स दो, ठीक है, और आपको आज्ञानुकरण, आज्ञा मानो, और प्रणामानुगमन, यानी कि आके समय समय पे प्रणाम करते रहो मुझे मेरे कोर्ट में। तो उनको क्या कहा पड़ोसी राज्यों को कि भाई अपने जगह पे शासन करिए, हम हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे, खाली कुछ टैक्स हमको दे दीजिए। तो ये भी एक उदाहरण था कि उसको आर्यावर्त के राज्यों को अपने अधीन कर लेता है, पूरा मिला लेता है। तो यहां तो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया पड़ोसी राज्यों पे, नेपाल पे, कामरूप पे, पंजाब वाले क्षेत्र पे, कीर्तिपुर पे, वहां पे कहा कि भाई आप शासन कीजिए, समय समय पे आइए और ये जताते रहिए कि हम आपके अधीन हैं, हमें सलामी ठोकते रहिए और टैक्स चुकाते रहिए, बाकी आप, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक सामंती व्यवस्था है, क्योंकि वो जो शासक वहां पे है उस एरिया के लिए प्रशासन भी कर रहा है, वहां से रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है और वहां से वहां पे अपना न्याय व्यवस्था ही बनाए हुए है। इसी तरह से दूसरी जगह पे जो आर्टरी के राज्य हैं, ये आर्टरी के राज्य थे, इनको तो अपने सर्विस में ले लिया, फॉरेस्ट किंगडम से विंध्य रीजन में, ठीक है, विंध्य रीजन में फॉरेस्ट किंगडम से इनको परिचारकीकृत कहा, इनको तो सर्विस में ले लिया, ठीक है। लेकिन फिर आप जब दक्षिणापथ जाएंगे, ये वाला क्षेत्र जो है दक्षिणापथ का, यहां पर उसने क्या किया, ठीक है, सामंती व्यवस्था समझने के लिए जरूरी है कि इसमें समुद्रगुप्त का भी हाथ था। ये वाला दक्षिणापथ वाला एरिया है। अब यहां कहा उसने कि भाई यहां क्या करेंगे, तो यहां पर ग्रह मोक्षानुग्रह, अनुग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये पूरा था, ग्रहण मोक्षानुग्रह। मैंने आपको बताया था, ग्रहण मतलब जीत लिया, मोक्ष मतलब फ्री कर दिया, क्यों, उनके अनुग्रह पर, ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब अगर कहें तो सीएलएल पॉलिसी था, कॉन्क्वर्ड, लूटेड एंड लिबरेटेड, कॉन्क्वर्ड एंड लिबरेटेड भी आप कह लीजिए, जीता और छोड़ दिया, क्योंकि वो उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। बोला कि जाओ भाई अपने राज्य में शासन करो, समय समय पे टैक्स दे दो, हाँ, तुमको हम छोड़ दिए, वहां से मुझे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। वो भी एक सामंती व्यवस्था हो गई। वो कौन है, दक्षिणापथ वाले भी यहाँ पर शासन अपना कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन देख रहे हैं, यहाँ का जस्टिस देख रहे हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। राजा नहीं आ रहा है, समुद्रगुप्त नहीं आ रहा है, बस ये समय समय पर जो थोड़ा बहुत टैक्स है वो पहुंचाते रहे। इसी तरह से आप देखेंगे जो लास्ट उसका था, ये फॉरेस्ट किंगडम, आर्टविक थे ना यहाँ पे फॉरेस्ट किंगडम। उसके बाद दक्षिणापथ जब विदेशी शासक थे, शक, मुरुंड, कुषाण, ठीक है, इधर थे ये सब। मुरुंड तो यहाँ थे, ठीक है, मुरुंड यहाँ थे, ठीक है, कुषाण यहाँ थे, शक यहाँ थे। तो इनके लिए क्या किया, ये विदेशी शासक जो थे उनके लिए नियम था, गरुत मंदक, कन्योपायन, आत्मनिवेदन। आप आत्मनिवेदन कीजिए, हाँ, वो क्या करते थे, जीत तो उनको लिया, जीतने के बाद वो आत्मनिवेदन करेंगे और अपनी बेटी का ब्याह गुप्त खानदान में कर देंगे, ठीक है, मैरिज कर देंगे, और उसके बदले गरुत मंदक, गरुड़ सील का मार्क लगा के उनको चार्टर दे दिया जाएगा कि जाइए आप अपने जगह पे जहां के शासक है वहां शासन कीजिए, बस अपनी अधीनता जताते रहिए, ये समय समय पे साबित करते रहिए कि आप मेरे कंट्रोल में हैं, आप मेरे अधीन हैं, बाकी हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये भी एक सामंती व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। तो ये सामंती व्यवस्था थी। और उसके बाद देखिए, द थ्रोन डिडंट ऑलवेज गो टू द एल्डेस्ट सन। अब थ्रोन जो है यहां पे देखेंगे कि गुप्तों में अगर प्रशासन को देखें तो हमेशा सत्ता जो है वो बड़े बेटे को नहीं गई है। आप सिंपल आप देख सकते हैं, जब आप चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बड़े बेटे की चर्चा आती है कांच के रूप में, लेकिन सत्ता मिलती है समुद्रगुप्त को, छोटे बेटे को। इसी तरह समुद्रगुप्त के बाद आप देखेंगे तो महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई रामगुप्त था, लेकिन मेन शासक बना कौन, चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये देखने को मिलता है। अब यहां पे हम चर्चा करते हैं डिफरेंट हेडिंग्स के तहत प्रशासन को। देखिए,
पहला है यहां पर एम्पेरर। एम्पेरर सुप्रीम बॉस है, सुप्रीम बॉस तो एम्पेरर ही होगा हमेशा, राजा जो है। इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी मंत्री परिषद है, ठीक है, ये मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स, उनको अमात्य या कुमारामात्य कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी। आप मौर्यों के समय भी ब्यूरोक्रेसी देखेंगे, लेकिन उतना एलाबोरेट ब्यूरोक्रेसी नहीं है। वहां पर 18 तीर्थ देख रहे थे, 27 सुपरिटेंडेंट देख रहे थे अलग अलग विभागों के लिए, बहुत ही एलाबोरेट था, ठीक है। वहां ये नहीं, यहां ये नहीं मिलेगा। हाँ, मंत्री परिषद है जो कि असिस्ट करेगा और जरूरत पड़ने पर मंत्री परिषद राजा को सलाह भी देगा, ठीक है। और ये अमात्य और कुमारामात्य नौकरशाही में देखे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में ये पद जो है मुख्यतः ब्राह्मणों को दिया जाता था। ये सब जो पद है मुख्यतः, मुख्य रूप से, हाँ, दिस पोस्ट गोज टू द ब्राह्मण, वेंट टू द ब्राह्मण्स। लेकिन ये 100% जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरे कास्ट को भी मिलता था। पद वंशानुगत हो जाता था, हेरिडिटी बन जाती थी। हाँ, हेरिडिटी क्यों बन जाती थी? क्योंकि कई बार क्या होता था ना कि जब पद दे दिया गया और पद वंशानुगत हो गया, कई बार जो है सामंत किसी पद पे बैठा हुआ है तो उसको जमीन दे दी गई और जमीन पे वंशानुगत अधिकार बनता चला गया, तो इस वजह से भी पद वंशानुगत हो जाता था, ठीक है। यहां पर देखेंगे वंशानुगत पद है, हेरिडिटरी। हाँ, पद पोस्ट जो होगा उसके बेटे को, उसको बेटे को, या किसी रिलेटिव को, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये यहां पर देखने को मिलेगा। 1 पर्सन मोर देन 1 पोस्ट। यहां पर एक बड़ी खूबी ये मौर्यंस में नहीं था। एक व्यक्ति के पास कई पद देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट भी था, हाँ, वो संधि विग्राहक भी था, कुमारामात्य भी था, यानी नौकरशाही में भी था, महादंड नायक भी था। कई पद थे उस समय। तो देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के पास कई पद हैं, ठीक है। सैलरी मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड में। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड, कई बार कैश दिया जाता होगा, लेकिन ज्यादातर यहां चलन शुरू हो गया था गुप्ता पीरियड में, किसका? सैलरी दे दो, अगर सैलरी के बदले लैंड दे दो, वहीं से वो कमाएगा खाएगा, ठीक है, जो उससे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और अभी मैंने बताया यहीं से आपको फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था जो है निकल के आता है, ठीक है। यहीं पे जब लैंड दे दिया जाएगा, उस लैंड का मालिक बन जाएगा, ब्राह्मणों को गिफ्ट किया जाएगा लैंड, कर्मचारियों को गिफ्ट किया जाएगा लैंड, ठीक है। अब क्या होगा? कहा जाएगा भाई थोड़ा बहुत टैक्स दे दो, बाकी वहां का प्रशासन तुम देखो, रेवेन्यू तुम कलेक्ट करो। कोई डिस्प्यूट होता है उस लैंड पे तो उसका भी विवाद, उसके विवाद का निपटारा भी तुम करो, यानी जस्टिस भी देखो, न्याय प्रशासन भी वहां का देखो। तो इस तरह से पूरा अधिकार, एक तरह से वो सामंत जो है उस टेरिटरी का एक शासक बन जाता था। इसी को सामंती प्रथा कहते हैं, अभी भी मैंने समझाया। तो इससे फ्यूडल सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये यहां पर आप देखेंगे। अब आपके लिए डिफेंस, यानी डिफेंस का मतलब सेना से है, सुरक्षा से है। तो डिफेंस की बात अगर करें तो मौर्यों के समय आपने देखा था कि स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना, क्योंकि मौर्यों का प्रशासन सेंटर। देखिए अब एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मैंने क्या कहा, डिसेंट्रलाइजेशन, यही डिसेंट्रलाइजेशन है। राजा ने अपने हाथ में हर जगह का कंट्रोल नहीं रखा है। जहां पे सामंत बना दिया, सामंती प्रशासन देख रहा है, वहां का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, हाँ, वहां का न्याय व्यवस्था देख रहा है, ठीक है। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लेकिन मौर्यंस में जो भी अपॉइंटमेंट होता है सेंटर से होता है, केंद्रीय प्रशासन से होता है, एम्पेरर की तरफ से होता है। यहां ऐसा नहीं है। कोई भी शासक जो है अपने क्षेत्र में, जो सामंत है अपने क्षेत्र में किसी को पेटी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लेता था, ये होता था, ठीक है। तो वो आपको यहां डिसेंट्रलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मौर्यंस में नहीं था। ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए स्टैंडिंग आर्मी मौर्यंस के समय थी, यहां पे आपको स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब स्थायी सेना नहीं मिलेगी। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, मौर्यों के समय, ठीक है, आपको एलिफेंट आर्मी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, गज सेना मौर्यों के समय। हॉर्स चैरियट, अब क्या होता है गुप्तों के पीरियड में, हॉर्स चैरियट मतलब रथ सेना जो है वो अब वेंट टू द बैकग्राउंड। अब आते हैं कैवलरी। रथ नहीं है, घोड़ा तो है, रथ नहीं है। अब जो है कैवलरी यानी अश्वरोही हैं सेना में, और उसके बाद इनका प्रचलन बढ़ता है। ये बिल्कुल
नाम मात्र का रह जाता है या खत्म हो जाता है, हॉर्स चैरियट, रथ सेना यहां पे। और यहां पे जो अश्वरोही घुड़सवार सेना जो है ना, उनकी बढ़ोतरी होती है। और इससे हॉर्स चैरियट तो नहीं है, लेकिन कैवलरी आर्करी है, घोड़े पर चढ़कर, आर्करी का मतलब तीरंदाजी, घोड़े पर चढ़कर ये लोग तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के समय। यहां पे इंपॉर्टेंस हॉर्स का है, लेकिन मौर्यों के समय इंपॉर्टेंस एलिफेंट आर्मी का था। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जुडिशियरी देखिए ये ऐसा पीरियड था जब बहुत सारे लॉ बुक्स लिखे गए, यानी विधि की किताबें लिखी गई, कानून की किताबें लिखी गई इसी समय। तो सेवरल लॉ बुक्स आप यहां देखेंगे। एक सबसे बड़ा चीज, स्पष्ट अंतर मिलेगा सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में, ठीक है। यानी सिविल का मतलब दीवानी, फौजदारी का मतलब क्रिमिनल। मौर्यंस के समय सिविल को कहा जाता था धर्मस्थीय, इसे कहा जाता था कंटक शोधन। अब यहां पर स्पष्ट अंतर का मतलब यह है कि दीवानी में क्या होगा कि जितने भी नॉर्मल चीजें, दीवानी में आपको सिविल कोर्ट में नॉर्मल डिस्प्यूट्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिवोर्स हो गया, ये सब चीजें यहां पे दीवानी में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां पर क्रिमिनल में हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बड़े क्राइम वो क्रिमिनल में आएंगे। तो यहां पे आपको स्पष्ट अंतर मिलेगा। हालांकि मौर्यंस के समय भी यही व्यवस्था थी, लेकिन वहां पे स्पष्ट अंतर नहीं मिलता है। कई बार छोटे मोटे क्रिमिनल केस यहां भी ट्रांसफर कर दिए जाते थे मौर्यंस के समय। एकदम स्पष्ट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, स्पष्ट डिमार्केशन कहां मिलता है आपको? गुप्तों के समय। इस समय सिविल कोर्ट में सिर्फ सिविल मामला, क्रिमिनल कोर्ट में सिर्फ क्रिमिनल मामला, यानी कि ये डिस्प्यूट, कोई विवाद हो गया, हाँ, जमीन का हो गया, डाइवोर्स हो गया, छोटी मोटी चीजें जो हो गई वो सिविल के अंडर में आएंगी। और बाकी हत्या, मर्डर, लूट, चोरी, ये डकैती, ये सब आएगा कहां पे? क्रिमिनल कोर्ट में। यहां स्पष्ट अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो यहां आपसे सवाल बनेगा कि किस पीरियड में सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है ना, केसेस में या कोर्ट्स में या जस्टिस में आपको स्पष्ट डिमार्केशन देखने के लिए मिलता है। यू सी क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, in which you see the in which period you see the clear cut demarcation in civil and criminal cases। तो आप कहेंगे गुप्ता पीरियड में। ये सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां आपके लिए मैं लिखता हूं, ये स्पष्ट अंतर जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जरूर आप देखिएगा। अब देखिए दंड विधान सरल हो गया। मौर्यों के समय देखिए दंड विधान कठिन, अंग भंग कर दिया जाता था छोटी सी गलती पे। टैक्स नहीं देने पर मृत्यु दंड यानी डेथ सेंटेंस तक का प्रावधान था। यहां ऐसा नहीं है। मौर्यों के कंपैरेटिवली वहां दंड विधान कठोर था। हाँ, पनिशमेंट लॉ बहुत ज्यादा कठोर था उस समय। यहां पर दंड विधान सरल हो गया। देशद्रोह जैसे मामले पर मामूली कई हाथ काट के दाहिना हाथ, कई बार वो भी कई एक दो बार रिपीटेडली हो गया तो आपका हाथ काट लिया जाता था। मृत्यु दंड तो था ही नहीं। इस समय आप कह सकते हैं दंड विधान सरल, और यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि मृत्यु दंड भी, डेथ सेंटेंस भी यहां पर क्यों सरल है, यहां पे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पूछा जाएगा कि कब डेथ सेंटेंस नहीं था, मृत्यु दंड किस पीरियड में नहीं दिया जाता था, मौर्यन के पीरियड में या गुप्तों के पीरियड में? तो आप कहेंगे गुप्तों के पीरियड में, ठीक है। तो यहां से भी सवाल बनाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, आप समझ गए। रेवेन्यू जो था देखिए यहां पर भाग और उद्रम, ये लैंड रेवेन्यू था। लैंड से, जमीन से जो टैक्स आता है, ठीक है। तो ये जहां खेती होती है तो लैंड रेवेन्यू 1/6 होता था। अगर कैश में दिया गया तो इसको हिरण्य कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। अगर सीरियल का मतलब क्या है? अनाज। अगर अनाज के रूप में दिया गया, अगर नगद दिया गया, सीरियल का मतलब अनाज, आप यहां पे लिख सकते हैं अनाज। तो अगर अनाज के रूप में दिया गया तो इसको मेय कहा जाता था, मेय। ध्यान दीजिएगा, कैश यानी नगद दिया गया तो हिरण्य कहा गया इसको। तो ये पूछ देगा कई बार कि कैश अगर कोई
लैंड रेवेन्यू देता तो उसको क्या कहा जाता था? अगर सीरियल के रूप में तो उसको में कहा जाता था। ये भाग या उद्रंग, या टैक्स का नाम क्या था लैंड रेवेन्यू का? दे देगा उद्रंग। तो आप यहां से ध्यान देंगे कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, एक भोग है, ये टैक्स नहीं था, एक तरह का गिफ्ट था। किस तरह का गिफ्ट? राजा को लोग, राजा किसी एरिया में जा रहे हैं, वहां के लोग सब्जी लाके दे रहे हैं, फ्रूट्स लाके दे रहे हैं, दही दूध लाके दे रहे हैं, इस तरह की चीजें लाके दे रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा गिफ्ट, उपहार। तो उसको भोग कहा जाता था, ऐसा आता है नाम। ठीक है, तो भोग क्या था इसको समझिएगा। अब यहां पर देखिए डिवीजन ऑफ अंपायर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि यहां मैं आपको समझा दूंगा। देखिए डिवीजन ऑफ अंपायर, अंपायर को कैसे बांटा गया था। तो सबसे बड़ा तो अंपायर है यानी साम्राज्य है, उसके भीतर ये भुक्ति या राष्ट्र, भुक्ति कहते थे प्रोविंस को यानी प्रांतों को, और इसको हेड करता था ऊपरी क्या गोप्ता। ऊपरी क्या गोप्ता इसको हेड कर रहा है। तो पूछ देगा आपसे कि गुप्ता पीरियड में जो प्रोविंसेस थे उसका मुखिया या हेड कौन होता था? तो ऊपरी क्या गोप्ता। ठीक है, उसके बाद विषयपति। देखिए विषयपति किसको कहा जाता? विषयपति तो इसका हेड है डिस्ट्रिक्ट का। पहले एम्पायर, फिर इसको बांट दिया गया भुक्ति या राष्ट्र में, यानी प्रांत बना दिया गया। अंपायर प्रांतों में बांट दिया गया, प्रांतों को कहा गया भुक्ति या राष्ट्र। उसके बाद प्रांतों को डिस्ट्रिक्ट में यानी जिला में बांट दिया गया, और जिले को कहा जाता था विषय, और इसको हेड करता था विषयपति। ठीक है, उसी तरह से विषय को बीथी में बांट देता है, सिलों में बांट दिया जाता था बीथी। उसके बाद पेठ, बीथी को पेठ में बांट दिया जाता था। कई गांव होते थे इसमें, गांव का समूह है, और पेठ को के नीचे सबसे नीचे एक गांव हो गया। तो सबसे छोटी इकाई गांव, उसके बाद गांव का समूह पेठ, फिर तहसील यानी बीथी, उसके ऊपर जिला, जिला के ऊपर यानी जिला को विषय कहा जाता था, प्रोविंस, हाँ प्रांत जिसे भुक्ति या राष्ट्र कहा जाता था, उसके ऊपर सबसे ऊपर अंपायर यानी साम्राज्य। तो इस तरह से बांटा जाता था। अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। हाँ, ये सबसे छोटा हो गया ग्राम, हाँ इसको ग्रामिक देखता था, इसका हेड ग्रामिक है। उसके ऊपर हो गया पेठ, उसके ऊपर बीथी, उसके ऊपर विषय, उसके ऊपर प्रोविंस भुक्ति या राष्ट्र, और सबसे ऊपर साम्राज्य या एम्पायर। तो ये आपका इस तरह से व्यवस्था थी। इसी तरह से साम्राज्य को, एम्पायर को डिवाइड किया गया था। अब यहां पर एक आप अंतर समझ सकते हैं। देखिए विषयपति का यहां अपॉइंटमेंट ऊपरी क्या गोप्ता कर देता है। विषयपति का अपॉइंटमेंट यानी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है तो उसका अपॉइंटमेंट कर देगा ऊपरी क्या गोप्ता। लेकिन मौर्यंस के समय ये समानता थी कि उस समय भी, मौर्यंस के समय भी डिस्ट्रिक्ट को, जिला को विषय ही कहा जाता था। ठीक है, हाँ यहां पर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट का हेड अपॉइंट किया जाएगा ऊपरी क्या गोप्ता के द्वारा। लेकिन मौर्यंस के समय डिस्ट्रिक्ट का हेड भी सीधे एम्पेरर यही अपॉइंट करता था, डिस्ट्रिक्ट का हेड भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें डिसेंट्रलाइजेशन की यानी विकेंद्रीकरण की देखने की यहां पे मिलेगी। ठीक है, सामंती व्यवस्था मिलेगी, हाँ जिससे आपको पता चलेगा डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, यहां के अपॉइंटमेंट में एम्पेयर का रोल नहीं है, यही अपॉइंट कर देता है जो भुक्ति राष्ट्र या प्रोविंस का हेड है, ऊपरी क्या गोप्ता जिसे कहते हैं वही कर देगा। लेकिन मौर्यंस के समय यहां भी अपॉइंट करता है कौन? एम्पेयर यानी राजा। तो उस समय हाईली सेंट्रलाइज था, अब इस समय हाईली डिसेंट्रलाइज है। इसलिए मैंने यहां मौर्यंस लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अंतर कर सकें। तो इस तरह से देखिए ये हमने देख लिया। आपको अगर देखना हो, मैंने सारा कंपैरिजन कर करके भी बता दिया ना, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कैसे है। हाँ, ये जो टाइटिल है और शकों ने, कुषाणों ने, ठीक है, सबसे पहले मौर्यों में आपको अशोक ने क्या लिया, डियर टू गॉड, हाँ यानी कि देवताओं का प्रिय है। उसके बाद इन्होंने, शकों ने क्या कहा, किंग ऑफ किंग्स अपने आप को। कुषाणों ने कहा देवपुत्र, सन ऑफ गॉड्स, हाँ लेकिन इन्होंने कहा महाराजाधिराज भी कहा और परम भागवत परमेश्वर भी कहा, अपने आप को भगवान के नजदीक भी यानी लगभग इक्वल माना। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। सामंती व्यवस्था क्या थी समझा दिया। इस समय जो थ्रोन है, सत्ता जो है, कोई जरूरी नहीं है कि
बड़े लड़के को जाए, ये था डिफरेंट हेडिंग्स में। यहाँ सुप्रीम बॉस है, मंत्री परिषद है जिस हेल्प करने के लिए राजा को, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है इसके ऑफिसियल्स को अमात्य या कुमारामात्य कहा जाता है। ये पोस्ट यहाँ पे आ सकता है, किसको मुख्य रूप से मिलता था? तो ब्राह्मण को। यहां से सवाल बन जाएगा, तो आपसे पूछा जाए कि किसको मुख्य रूप से मिलता था? तो ज्यादातर मिलता था ब्राह्मण को। पद कहां वंशानुगत हो गए थे? गुप्तों के पीरियड में, ठीक है। एक से ज्यादा पद हाँ किस पीरियड में देखने को मिले? गुप्तों के पीरियड में, ठीक है। लैंड का डोनेशन सबसे ज्यादा एक तरह से का चलन कहां देखने को आता है? लैंड डोनेशन एंड सैलरी के रूप में लैंड। तो यही जब सामंती व्यवस्था देखने को मिल रही है तो ये आपको गुप्तों के पीरियड में मिलेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद डिफेंस में स्टैंडिंग आर्मी नहीं है मौर्यों की तरह। पूछा जाए कि इस समय गुप्तों के समय किस आर्मी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी? तो कैवलरी की, जबकि मौर्यों के समय एलिफेंट आर्मी की। कैवलरी आर्करी उभर के आता है। हॉर्स चैरियट जो था वेंट टू द बैकग्राउंड एंड कैवलरी, और आप कह सकते हैं कैवलरी एज वेल एज कैवलरी आर्करी केम टू द फोरफ्रंट, ठीक है। तो यहां पे आपको जुडिशरी में ये स्पष्ट अंतर, यहां से सबसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा किस पीरियड में आपको स्पष्ट अंतर देखने को मिला? पहली बार ये सवाल बनेगा, पहली बार किस पीरियड में आपको सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में क्लियर डिमार्केशन देखने को मिलता है? तो गुप्ता पीरियड में। दंड विधान सरल है। ब्राह्मणों, अच्छा एक चीज और, ब्राह्मणों को यहां पे छूट थी, ये शायद छूट गया मुझे। छूट का मतलब यहां पर ये है कि ब्राह्मण जो थे ना, देखिए वर्ण व्यवस्था 4 थी उस समय, उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये अलग बात है कि अब जन्म के आधार पे होता था यहाँ पे डिसीजन। ब्राह्मणों को अगर ब्राह्मण एक ही अगर टाइप का क्राइम है तो ब्राह्मणों को थोड़ी छूट मिल जाती थी, थोड़ा इनके लिए लिबर्टी दिखाई जाती थी। अगर शूद्र है तो उसको थोड़ी कड़ी सजा मिलेगी, इसको थोड़ा लिबरल होकर सजा दिया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम देखें, भाग और उद्रंग क्या था भाई? लैंड रेवेन्यू था। कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। कैसे लिया जाता था? कैश के रूप में लिया जाता था। उसको हिरण्य कहते थे, आ जाएगा। हिरण्य क्या था भाई? तो लैंड रेवेन्यू था, जब कैश के रूप में लिया जाता, नगद में लिया जाता था। और में क्या था? ये भी लैंड रेवेन्यू था, अगर वो अनाज के रूप में लिया गया। तो यहां से सवाल बनेगा। भोग क्या था? गिफ्ट था। और यहां पर डिवीजन कैसे था? तो अंपायर का डिवीजन भुक्ति राष्ट्र में या प्रोविंसेस में, जो भी कह लें। इसका हेड ऊपरी क्या? भोक्ता। उसके नीचे विषय, इसका विषय का मतलब डिस्ट्रिक्ट, जिला। इसका हेड विषयपति। फिर उसके नीचे बीथी, बीथी के नीचे पेट, पेट कई गांव का समूह। और सबसे नीचे एक गांव होता था जिसको हेड करता था ग्राम। नीचे से देखें, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की ग्राम, उससे बड़ी इकाई पेट, उससे बड़ी इकाई बीथी, उससे बड़ी इकाई विषय, उससे बड़ी इकाई प्रोविंस, जिसे भुक्ति या राष्ट्र कहा जाता है, सबसे बड़ी इकाई अंपायर। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ये तो मैंने लिख ही दिया है। सबसे छोटी से सबसे बड़ी, सबसे ऊपर अंपायर और इसी सबसे छोटी इकाई यहां पे आप लिख सकते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे। भाग उद्रंग से बन जाएगा, हाँ, हिरण्य में से बन जाएगा, स्पष्ट अंतर जो जुडिशियरी सिस्टम है उससे सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। दंड विधान कहां सरल देखने को मिलता है? पहली बार तो यहां देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो ये सब चीज भुक्ति या राष्ट्र किसे कहा जाता है, ये सब चीजें, और यहां पर इन सब चीजों से सवाल बन जाएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो अब हम आगे देखेंगे ट्रेड एंड इकोनॉमी को। आइए अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड के ट्रेड एंड इकोनॉमी की, यानी व्यापार और अर्थव्यवस्था की। देखिए, इकोनॉमी जो है यहां पर कई सेगमेंट यहां मैंने बांटे हुए हैं, यहां समझते हैं ये, ठीक है। यहां देखिए, इकोनॉमी का जो मुख्य आधार जो था वो कृषि था। देखिए कई सेगमेंट बांटे हुए, इकोनॉमी, क्राफ्ट, गिल्ड और लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस। एक चीज मैं और आपको बता दूं, अभी हम जो आर्मी की या सेना की बात कर रहे थे गुप्तों की, और मैंने बताया था कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। और सामंती व्यवस्था में ये सामंत सेना भी रखते थे, जरूरत पड़ने पर राजा को सेना भी प्रोवाइड करते थे,
ठीक है, तो ये वहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए इकोनॉमी का जो मुख्य आधार था वो एग्रीकल्चर था, कृषि था। आप देखेंगे तो अमरकोश में, अमरकोश जो कि ये अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, ये शब्द कोशागार थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में, अमर सिंह। तो उन्होंने 12 टाइप के लैंड की चर्चा की है, 12 प्रकार के भूमि की चर्चा उन्होंने की है। लैंड रेवेन्यू अभी अभी मैंने बताया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अमरकोश में 12 प्रकार के लैंड की चर्चा है। मुख्य आधार एग्रीकल्चर। लैंड रेवेन्यू के बारे में अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। भाग या उद्रंक कहा जाता था और 1/6 लिया जाता था। हिरण जो था, अगर ये कैश के रूप में लिया जाता था तो उसे हिरण्य कहा जाता था, और अगर अनाज या सीरियल के रूप में लिया जाता था तो इसे में कहा जाता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हिरण्य कैश के रूप में, ये भाग का कर है, में जो है सीरियल यानी अनाज के रूप में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सामंत जो है, अब सामंत क्या हो गए, सामंत जमींदार हो जाते हैं। यहाँ पर सामंतों के पास लैंड आ गया या ब्राह्मणों के पास लैंड आ गया। अब वहां पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है तो एक तरह से उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार मिला, उनको वहां रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिला, धीरे धीरे वहां न्याय करने का अधिकार मिल गया। तो ये अब जमींदार बन बैठे। अब जब ये लैंडलॉर्ड हो गए तो इन्होंने किसानों का शोषण भी किया। तो सामंत यहाँ पे किसानों का शोषण कर रहे हैं। तो वहां की अर्थव्यवस्था में किसानों का शोषण भी सामंतों के द्वारा देखा गया गुप्ता पीरियड में। उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त, यहां पे देखिए सिंचाई की जो व्यवस्था है इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, सुदर्शन झील के निर्माण की, पुनर्निर्माण की चर्चा मिलती है। कहां पे मिलती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। देखिए उस समय सरकार की तरफ से जो सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती थी मौर्यों के समय भी, और मौर्यों के समय तो सिंचाई की जो सुविधा प्रोवाइड कराई जाती थी उसको सेतु बंध कहते थे। यह स्कंदगुप्त का सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण की चर्चा है स्कंदगुप्त के द्वारा, ये आपको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, मौर्यों से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है देखिए ये वाला जो पार्ट है गुजरात वाला, ठीक है, ये गुजरात वाला पार्ट है। तो यहीं पे सुदर्शन झील काठियावाड़ में या सौराष्ट्र में कह सकते हैं। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो भी कहें, तो ये कहा जाता है। इस अभिलेख में 4 राजाओं की चर्चा है। सबसे पहले बनाया गया था सुदर्शन झील मौर्य शासक यानी कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अशोक जो कि ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो जो है वहां पे बांध और नहरें बनवाते हैं। उसके बाद रुद्रदामन आता है जो शक शासक है, हाँ सीथियन है, वो भी वहां पे पुनर्निर्माण कराता है, बहुत सारे काम करेगा। और फिर स्कंदगुप्त का नाम आता है, वहां पे 4 शासकों का नाम है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसको। तो ये भी सुदर्शन झील का क्या होता है कि कुछ समय के बाद उसमें कुछ खराबी आ जाएगी, कुछ टूट फूट जाएगा, कुछ समस्याएं आ जाएगी, तो उसको फिर से रिपेयर कराना पड़ेगा, या कोई नए बांध की जरूरत होगी, नहर की जरूरत होगी वहां से निकालने की, तो वो सब किया जाएगा। तो यह स्कंदगुप्त के समय भी किया गया, बनवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उसके बाद अशोक ने, फिर शक शासक रुद्रदामन ने, और फिर स्कंदगुप्त ने बार बार इसकी रिपेयरिंग कराई है। जरूरत पड़ने पर वहां नहर और बांध भी बनाए गए हैं। तो ये सौराष्ट्र का है, और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो सिंचाई के लिए सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद सिंचाई के लिए पॉन्ड्स या तालाब के भी जो इस्तेमाल होते थे। देखिए पॉन्ड्स के लिए कुछ शब्द आए हैं, कहीं आ जाए, अर्घट, घंटी यंत्र, वापी, दीर्घक, यहां पे मैं लिख देता हूं साफ जगह सा, इसी को हम दीर्घक कह सकते हैं। देखिए इसी को दीर्घक, ये भी नाम है पॉन्ड का, ठीक है ना। तो यहां से आपके सवाल बन सकते हैं कि अर्घट, घंटी यंत्र, वापी और दीर्घक किसको कहते हैं, तो तालाब को कहते हैं, जो सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सुदर्शन झील की चर्चा कहां मिलती है, पहले भी मैं लिखवा चुका हूं बहुत बार, ठीक है। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों का इसमें नाम आता है। सबसे पहले जिसने बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद उनके ग्रैंडसन अशोक, वो भी
मौर्य शासक थे। उसके बाद शक शासक रुद्रदामन जिसने अभिलेख लिखवाया, और उसके बाद स्कंदगुप्त का नाम वहीं पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब क्राफ्ट और शिल्प में देखें तो यही अमरकोश, जो कि देखिए यहां भी अमरकोश की चर्चा है, अमर सिंह, हाँ, जो कि शब्द कोशागार थे। उन्होंने स्पिनिंग एंड वीविंग की चर्चा की है, यानी कि कताई और बुनाई की चर्चा की है अमरकोश में। क्राफ्ट और शिल्प की अगर बात करें, क्राफ्ट या शिल्प की, तो उसमें यहाँ पे ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। टेक्सटाइल के लिए उस समय मैंने वस्त्र उद्योग के सेंटर जो थे मथुरा, कामरूप, बनारस इत्यादि, ये सब सेंटर थे। ये आपको बस एक बार सरसरी निगाह से देखना है। शिप और ये मेटल इंडस्ट्री भी थे वहां पे, शिप और मेटल इंडस्ट्री। तो ये भी ध्यान, जहाज बनाने का उद्योग भी चलता था, जहाज वहाज भी बनाया जाता था, और आभूषण व बर्तन बनाए जाते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, आयरन के, सोने, चांदी, तांबे और लोहे के। तो ये सब बस एक सरसरी निगाह से देख जाना है। यहाँ सुदर्शन झील पे ध्यान रखिएगा, और ये इसको ध्यान रखिएगा अमरकोश। ये बस एक साधारण सा, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन हाँ एक बार तो इसको देखना चाहिए। इसके पहले वाले पार्ट में जो हमने देखा ना, उसमें ज्यादा चीजें मिलेंगी। अब गिल्ड श्रेणी क्या थी भाई, इसको समझिए। मौर्यों के समय भी थी गिल्ड और श्रेणी। हर जो एक ट्रेडर क्लास है, मान लीजिए कोई तेल बेचता है, कोई सोने के व्यापार में है, कोई चांदी के व्यापार, कोई कंप्लीट जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यापार में है, कोई कॉटन के व्यापार में, तो सबका अलग अलग एक गिल्ड होता था, उसी को श्रेणी कहते हैं। अब ये श्रेणी करती क्या थी, प्रमोट करती थी ट्रेड एंड क्राफ्ट को। ठीक है, जिस चीज के लिए वो श्रेणी होगी, मान लीजिए ये ऑयल के लिए, हाँ, तेल बेचने वालों का या कपड़ा बुनने वालों का कोई श्रेणी हो गया, तो वो उस बिजनेस को प्रमोट करेगी। ये बैंकिंग का भी काम करते थे अपने श्रेणी के लिए। बैंकिंग का मतलब ये लोन देंगे जरूरत पड़ने पर, इंटरेस्ट पर, ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखना है आपको। अब श्रेणी में कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, उसको भी, उसका निपटारा भी करेंगे। और स्थानीय प्रशासन में ये भाग भी लेते थे। ये सबसे बड़ी बात है, ये मौर्यों के समय नहीं था, क्योंकि मौर्यों के समय हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था। लेकिन ये जो स्थानीय प्रशासन में भाग ले रहे हैं, ये जो गिल्ड हैं, हाँ, ये मौर्यों से अलग व्यवस्था है। यहां आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स मैं पहले भी बता चुका हूं, गुप्ताज के समय देखने को मिलता है। अगर हम गोल्ड कॉइन्स के इशू करने की बात करें तो ये इंडो ग्रीक ने शुरू किया था, लेकिन जो नियमित सिक्के लेकर आए, वो नियमित सिक्के जो हैं वो कुषाण लेके आते हैं भारत में गोल्ड कॉइन्स। और कुषाणों में कनिष्क ने सबसे कनिष्क ने भारतीय स्टाइल में गोल्ड कॉइन्स इशू किए। उसके बाद देखेंगे तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स आते हैं गुप्ता के समय, और सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के जो मिलेंगे, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ऐसा कहा जाता है। और स्कंदगुप्त के समय, गुप्तों के समय सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेन गुप्ताज में स्कंदगुप्त सबसे अंतिम शासक है, मतलब उत्तर गुप्तों के पहले। तो इसका मतलब ये है, इसमें मिलावट था। इनके समय के जो गोल्ड कॉइन्स थे, पीतल का, तांबे का, वो सब चीजें थी, तो मिलावट से बनता था। तो ये इकोनॉमी के डाउनफॉल का एक सिंबल माना जा सकता है कि उस समय हरास हो रहा है इकोनॉमी का। तो ये सब चीजें जो थी, ये आपने देखा यहां पर गुप्ताज के ट्रेड एंड इकोनॉमी में। कृषि जो है वो सबसे मुख्य आधार था इकोनॉमी का। 12 तरह के लैंड की चर्चा हुई है अमरकोश में। लैंड रेवेन्यू 1/6 दिया जाता था। लैंड रेवेन्यू को भाग या उद्रंग कहा जाता था। हिरण्य अगर कैश में लिया गया तो उसको हिरण्य कहा जाएगा। सीरियल या अनाज में लिया गया तो उसको मेय कहा जाएगा। सामंत अब जमींदार बन गए, क्योंकि सामंतों के पास जमीन आ गई, उनके पास प्रशासनिक राइट आ गए, उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन के राइट आ गए, और उनके पास न्याय व्यवस्था का भी राइट आ गया उस टेरिटरी के लिए, उस लैंड के लिए। तो अब ये वहां जो किसान जो कृषि कर रहे हैं उनके लैंड पे, तो उनका ये एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, शोषण करेंगे। स्कंदगुप्त के सुदर्शन झील का ये सिंचाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील जो कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। इट मींस की सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता था, इरिगेशन के लिए पॉन्ड्स का भी इस्तेमाल होता था। और पॉन्ड्स के लिए कुछ शब्द आए हैं, अर्घट, घंटी यंत्र, वापी और दीर्घक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्राफ्ट और शिल्प की बात करें तो वीविंग और स्पिनिंग और वीविंग, कताई बुनाई का काम होता था उस समय। ये अमरकोश में कहा गया, अमर सिंह के, ठीक है। टेक्सटाइल सेंटर्स कहां थे, तो मथुरा, कामरूप और बनारस मुख्य रूप से, और भी जगह होंगे। शिप एंड मेटल इंडस्ट्री भी चलता था, और आभूषण वो बर्तन बनते थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, आयरन के। तो ये बातें यहाँ पर है। गिल्ड थे, अलग अलग व्यापारियों के लिए अलग अलग गिल्ड है। तेल बनाने वालों के लिए, मतलब तेल का व्यापार करने के लिए अलग गिल्ड है। जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्नों का व्यापार करने वालों के लिए अलग गिल्ड है। तो अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग गिल्ड है। अब ये गिल्ड क्या करेंगे, अपने व्यापार को प्रमोट करेंगे, अपने गिल्ड के लिए बैंकिंग का काम भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर लोन भी देंगे इंटरेस्ट पे। अपने गिल्ड में अगर यानी श्रेणी में अगर जो कुछ विवाद हो जाएगा उसको भी सलटाएंगे, स्थानीय प्रशासन में भाग लेंगे। ये मौर्यों के समय भी गिल्ड हुआ करता था इसी तरह का, लेकिन वो उस समय इनका प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं होता था। ये बड़ी बात यहाँ पे अलग करती है गुप्तों को। और गुप्तों के समय आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस इशू किए गए, लेकिन सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के जो अंतिम मेन गुप्त शासक है स्कंदगुप्त, उनके समय जारी किए गए। और यहीं से इकोनॉमी के ह्रास, और ये जो है इकोनॉमी के ह्रास यानी कि, और ये जो है ये इकोनॉमी के डिक्लाइन का मतलब डिक्लाइनिंग फेज का को सिंबलाइज कर रहा है, इकोनॉमी के डिक्लाइनिंग फेज को, क्योंकि सोने के सिक्के अब अशुद्ध बनने लगे, मिलावट की जाने लगी। तो ये सब यहां देखने को मिलता है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो इस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड एंड इकोनॉमी को खत्म कर लिया। आगे आने वाले वीडियो में जो हमारा अंतिम वीडियो होगा गुप्तास का, उसमें हम रिलीजन, साइंस एंड टेक, सोशल डेवलपमेंट, इन सब चीजों को देखने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।